नमस्कार दोस्तों, एसके लॉजिकल लर्निंग अकेडमी में सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, आप सेंट्रल टीडी का एक सॉल्व पेपर है जिसे हम आज कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। आइए आपको लेके चल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, सीडीपी में पहले देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। वैधता के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्न के प्रकार, विश्वसनीयता। तो इसमें वैधता के बारे में हमारा ऑप्शन है वो वैधता हो नहीं सकता है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ये ऑप्शन जो है हमें बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तो हम इसके साथ चाहेंगे संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को यह दृढ़ विश्वास है कि वह एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशक के नेतृत्व करना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये भी समझ में आ रहा। बच्चों के स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं अप्रासंगिक हैं। शिक्षार्थी को अनुभव अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हाँ, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये तो नहीं समझ में आया। ठीक है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से, ये भी नहीं, तर्क नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रहना। बच्चों को स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं अप्रासंगिक नहीं, वो प्रासंगिक होता है, ये भी क्वेश्चन गलत है। बच्चा हमारा कौन है, शिक्षार्थियों के अनुभव को प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा, विद्यार्थियों के जो अनुभव हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होते हैं। ये ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा विद्यालय के आधारित, एक मिनट इसको रेस कर देते हैं। ये विद्यालय के आधारित क्या है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहु किफ़ायती या मितव्यापी होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। वह परीक्षकों को हमेशा शिक्षक के अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यार्थी बाह्य परीक्षकों निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। यानी कि हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन के रूप में आप किस सिद्धांत पर आधारित हैं। यहाँ पर कह रहा आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, इनका ये स्टेटमेंट गलत है, इस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षक की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरी समझ से। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये भी नहीं, अच्छे ग्रेड नहीं बोल देना। विद्यालय बाह्य परीक्षकों की निकाय ज़्यादा अपेक्षा कम होते हैं, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए अतः शिक्षकों नहीं, वो तो है नहीं। तो यहाँ तक जो है इसमें हमारा जो है ऑप्शन जो है दोस्तों, वो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है चौथा क्या है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। देखो ती तो है नहीं। ये जो है कठोर अनुशासन, ये तो होगा नहीं। ठीक है,
चाहों की संख्या बढ़ा देना चाहिए, ये भी नहीं। अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी नहीं। सीखने के अनुभवों को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। चौथे का हमारे हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, वास्कोस्की ने बच्चों को सीखने पर निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वास्कोस्की सब हैं बच्चों के सीखने किस कारक की महत्वता पर बल देते हैं? इन्होंने कहा कि सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक। वास्कोस्की जहाँ पर आए वहाँ पे सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो सामाजिक के लिए में ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में खेलते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है और वह प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से नहीं, क्वालबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से नहीं, गार्डनर के बहुविध सिद्धांत हो सकती है, वास्कोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। यहाँ पर कहा एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह इससे प्रभावित है। तो गार्डनर का बहुविध सिद्धांत, ओके। क्वालबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत बिल्कुल वास्कोस्की की सामाजिक संस्कृति हो नहीं सकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास इसमें है नहीं, तो वास्कोस्की है, वो गार्डन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका अपने आप को कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहन करती है और वह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय सहभागिता, अनुदेशन, सामग्री संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभूमिका, सीखने की तत्परता। तो सक्रिय सहभागिता इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सक्रिय सहभागिता ऑप्शन हमारा क्या होगा? सक्रिय सहभागिता ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है तो विषय वस्तु की प्रविणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रस्तुति। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विषय वस्तु की प्रविणता। ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था से शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता पे भी नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है 9, जिसके लिए हम कर रहे हैं मेहनत। राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है और दर्शाता है। कहता है कि राज्य स्तर पर एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है कि यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक विचारधारा, उपागम, प्रगतिशील चिंतन। दूर से जहाँ पर एक लिंग को ही बढ़ाया चढ़ाया जाए, लैंगिक पूर्वाग्रह ही है, जेंडर वाइज है। ठीक है, आगे है 10वां क्वेश्चन हमारा। बीजों के अनुकूल संकल्पना का शिक्षण से सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज को बोना, उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और उनके वर्णन करना, बीज में वृद्धि का चित्र का सीखना। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये बताता है विद्यार्थियों द्वारा पौधों को बीज को बोना, उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करे, वो देखेगा, करके सीखेगा। एनसीएफ 2005 जो है वो बल देती है बच्चों को करके सीखने पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 11वां।
जब एक बच्चा फेल हो जाता है इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई करने के योग्य नहीं है, बच्चे को उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, बच्चे ने प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हो। दोस्तों जब एक बच्चा फेल होता है तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11। और चौथा है और बहुत बेस्ट आंसर भी है, इसे समझना चाहिए। बच्चा फेल होता है, बच्चा ही फेल नहीं होता है, शिक्षक के साथ स्कूल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ही फेल हो जाती है। ऑप्शन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम व्यवस्था को ही महत्व देंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण को तकनीक को अपनाकर। नहीं समझ पा रहा है, क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 को समझें। 12 कह रहा है परीक्षा परिणामों को केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण को तकनीकी बनाकर। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, दूसरा ऑप्शन बेस्ट होगा मेरी समझ से, तो यही पर आंसर भी है। हमें NCF क्वेरी टीचर सेंटर वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देनी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 है समावेशी शिक्षा। हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने के लिए संबंधित है, कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्य की शिक्षा मातारोपण को संबंधित है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है, हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है। पढ़ाया तो आप जानते होंगे, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित तो है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फंसाएगा, ये भी सही है, लेकिन कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, विविधता पर उत्सव मनाती है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये तो कह रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है ये कह रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों कौन सा है, निबंधात्मक, लघुत्वात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और सत्य और असत्य। इसमें कुछ क्वेश्चन खास नहीं है, सत्य असत्य ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, समय सारणी को बैठने की व्यवस्था में लचीला, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, समय सारणी की बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। कौन सा होगा, समय सारणी में बैठने की और लचीलापन, और जहाँ पर लचीलापन देखो क्लू वर्ड है वहाँ पर ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक और संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, सामाजिक मुद्दों को असराकर, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निपुण, तार्किक रूप से समस्या समाधान, बालकों को निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। अब वो क्या कह रहा था, इंद्रिय जनित अवस्था, 2 से संवेदी प्रेरक, 2 से इंद्रियगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
17 कहता क्वाल वर्ग के अनुसार शिक्षक में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ये क्या कह रहा है, देखिए कैसे व्यवहार में किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। बिल्कुल नहीं, जहाँ पर कठोर की बात की जाए वहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं, बच्चों को दंड नहीं देना, कठोरता नहीं, कुछ नहीं करना। धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर नहीं, ये भी नहीं होगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम तो है ही नहीं, जहाँ नियम आ जाए वहाँ काट दो ऑप्शन। नैतिक मुद्दों आधारित चर्चाएं पॉजिटिव वर्ड है, लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4 नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं पर शामिल करने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके। आइए आगे देखते हैं। एक दूसरे के प्रश्नों को उत्तर सीख सकें, ठीक है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। 18 तो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। समझ रहे बात। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 19। जो चीज़ समझ में आए पूछते जाना। अगली बार पीडीएफ और अच्छी होगी, आज पीडीएफ थोड़ी सही नहीं है, तो अगली बार से, ठीक है। तो जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सरकारी योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए। इसमें हमें ऑप्शन नंबर है सरकारी योजनाओं को विकसित करने के लिए माता पिता की चर्चा करनी चाहिए, और बच्चों को सबके साथ में ही पढ़ाना, उसे कहीं विशेष स्कूल में नहीं भेजना है, उसी स्कूल में पढ़ाना है, उन्हीं कक्षाओं उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रायः शिक्षकों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक स्तर कैसे वो सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो 20वां का जब हम देखते हैं दोस्तों, तो 20वां जब हम देखते हैं तो इसको एक बार समझने की कोशिश होती है। प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियाँ की ओर संकेत करती हैं कि शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को वो कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने के में अनुपस्थिति। विद्यार्थियों को सामाजिक स्तर बिल्कुल नहीं, सामाजिक स्तर हो सकता है सीखने में करे, लेकिन उतना नहीं, कैसे सीखते हैं ये तो बहुत बेटर करता है, ये ऑप्शन तो सही है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, अब यहाँ पर मेरी समझ से मैं जाऊँगा तो वो कैसे सीखते हैं। त्रुटियाँ ये बताती हैं बच्चे ने क्या सीखा और सीखने को कैसे सीखा, ठीक है। और यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता भी बोर्ड ने इसको आंसर माना था, लेकिन हम जाते हैं वो कैसे सीखते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करना। 21 का देखेंगे तो 21 में जब हम देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसमें समस्या के प्रति हमें जागरूक करना होगा ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव व्यक्तिगत परिणाम है।
मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का पालन पोषण, शिक्षा का अनुकूलता, वातावरण की अंतःक्रिया का केवल वातावरण का। ये ऑप्शन जहाँ पर वातावरण अंतःक्रिया का पूरा वातावरण आनुवंशिकता वातावरण का मल्टीपल होता है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं ठीक, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में ध्यान देकर महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों को विकास दर में भिन्न होती है, बच्चों के भिन्न तरीके से सीखते हैं। शिक्षार्थी हमेशा इस समूह में ही बेहतर सीख सकते हैं। और फिर ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया, इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा विकास दर भिन्न होती है। देखो यार, मैं जब यहाँ से मुझे लगा कि जहाँ पर विभिन्न है, भिन्न तरीके से सीखते हैं, तो बच्चे विभिन्न तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है इसका 23 का। ठीक है, अब आ जाइए 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। अब सीखने का क्षेत्र इसमें जो है कौन सा है, ये चीज़ ये पूछ रहे हैं। तो अनुभविक मेरी समझ से, और यही आंसर आपको लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत हो गया। क्षमता कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ये हो सकता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं, बच्चे को सीखने में योग्यता नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही बेटर है। संभावित कार्य बार बार तरीके से हो रहा है, इसलिए बच्चा का मन नहीं लग रहा। एक चीज़ आप जब बार बार हम करते हैं तो उसे करने में उतना मज़ा नहीं आता है, सीख चुके होते हैं जब। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंडों को बनाना, समाज में बड़े का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तात्पर्य होता है। चौथा है सामाजिक वातावरण के अनुकूल समायोजन करना। ठीक है, क्योंकि बच्चा समाज से ही करता है और समाज से सीख कर फिर समायोजन कर लेता है, वही सामाजिकरण कहलाता है। हमने आपको पढ़ाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंततः संबंधित नहीं है। सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये क्वेश्चन कर रहा है। तो सभी विकास की दर समान नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही है, विकास का ही सिद्धांत है ये। ठीक है, उसके बाद चलिए 80, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसमें ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप चले जाइए और वही ऑप्शन सही है कि पहले मनोवैज्ञानिक होगा, फिर संज्ञानात्मक होगा, फिर संवेगात्मक होगा और फिर शारीरिक होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी वीडियो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की तरफ चलते हैं। एक चीज का पाठ है प्रस्तु, वो छोटा है, बड़ा कर लो। एक शिक्षिका पाठ है वस्तु को, फल सब्जियों को, कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ और पोषण संकल्पना को सीखने का उपागम आधारित है। ज्ञान का निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का, पुनर्बल का सिद्धांत, शास्त्रीय
प्रोनाउन का अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें दोस्तों जो है ज्ञान का निर्माण होना, ठीक है। उसके बाद 30वां देखते हैं, जब बच्चे की दादी ने उसकी माँ की गोद लेती है तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेता है तो बच्चा रोने लगता है। इसका कारण है वियोग दूषणता, सामाजिक दूषणता, संवेगात्मक दूषणता, अजनबी दूषणता जो होती है उसमें है, और संवेगात्मक दूषणता होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है मैथ का है दोस्तों, उसमें भी हम आपको मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही साइकोलॉजी, उसके बाद मैथ, उसके बाद नया वीडियो आएगा EVS का, ठीक है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।